हे एवरीवन, अप्रैल चालू है और अप्रेजल भी चालू है। ऑलमोस्ट लोगों का तो अप्रेजल हो भी गया होगा, यानी नेक्स्ट मंथ से जो सैलरी आएगी वो इंक्रीमेंट होके आएगी। तो कई लोग तो अपनी एग्जाम्शन लिमिट को भी क्रॉस करेंगे, इससे उनको टैक्स आएगा। तो चलिए समझते हैं कि हम अपने टैक्स को कैसे बचा सके। आज हम इस वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे। वैसे तो गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। वन इज ओल्ड टैक्स रेजिम एंड अनदर वन इज न्यू टैक्स रेजिम। ओल्ड टैक्स रेजिम तो बहुत पहले से चलता आ रहा था, जिसके बारे में जनरली लोगों को पता है, बट न्यू टैक्स रेजिम को 2020 में लॉन्च किया गया था ताकि लोगों को कोविड से बचा सके। बट अब गवर्नमेंट चाहती है कि न्यू टैक्स रेजिम को ही डिफ़ॉल्ट टैक्स रेजिम रहने दिया जाए। यानी इस साल से अगर आपने अपने एम्प्लॉयर को ये नहीं बताया कि आपको ओल्ड में जाना है कि न्यू में जाना है, तो ये कंसीडर कर लिया जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट कि आपको न्यू टैक्स रेजिम में ही जाना है और आपका जो टैक्स कैलकुलेट होगा वो न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से ही होगा। लेकिन हाँ, बट आप चाहोगे तो आप अपना सिलेक्शन खुद कर सकते हो। लाइक आपको अगर लगता है कि नहीं हमको ओल्ड टैक्स रेजिम में जाना, तो आप ओल्ड टैक्स रेजिम में भी जा सकते हो, ये आपके ऊपर है। बट ध्यान रहे, अगर आप सैलरीड एम्प्लॉई हो तो आप हर साल अपने रेजिम को चेंज कर सकते हो। मतलब अगर आपने इस साल न्यू टैक्स रेजिम चूज़ किया है तो आप नेक्स्ट ईयर ओल्ड टैक्स रेजिम में भी जा सकते हो। बट अगर आप सैलरीड एम्प्लॉई हो और उसके साथ साथ आपका कोई कंसल्टिंग का बिजनेस है, फ्रीलांसिंग है, तो आप एक बार अगर न्यू टैक्स रेजिम में चले गए तो आप दोबारा ओल्ड टैक्स रेजिम में नहीं जा पाओगे। तो ये सब चीज़ों चेक करके ही आप अपना रेजिम चूज़ कीजिए। अब बात करते हैं स्लैब रेट की। तो न्यू टैक्स रेजिम में अप टू 3 लाख नील है, 3 लाख टू 6 लाख 5% है, 6 लाख टू 9 लाख 10% है और 9 लाख टू 12 लाख 15% है, 12 लाख टू 15 लाख 20% है एंड अबव 15 लाख 30% का स्लैब रेट है। अब बात करें ओल्ड टैक्स रेजिम की, तो अप टू 2.5 लाख नील है, 2.5 टू 5 लाख 5% है, 5 लाख से 10 लाख तक 20% है एंड 10 लाख के अबव 30% है। अब बात करें रिबेट की, तो न्यू टैक्स रेजिम वालों को 25,000 का रिबेट मिला है, जिसकी वजह से उन्हें 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं आता है। मतलब अगर आपकी इनकम 7 लाख है तो आपको 25,000 का रिबेट मिल रहा है और इसी की वजह से आपको कोई टैक्स नहीं बनता है अगर आपकी इनकम 7 लाख तक तो है। और उसके साथ साथ अगर आप बात करें ओल्ड टैक्स रेजिम की, तो वो एज इट इज़ है। 1500 का जो टैक्स रेजिम मिलता है वो इस साल भी वही है, कोई चेंजेस नहीं लाए गए। उसमें 5 लाख तक का एग्जाम्शन है और न्यू टैक्स रेजिम में 7 लाख का एग्जाम्शन है। कई लोगों ने बजट के बाद ये मान लिया था कि 7 लाख तक तो कोई टैक्स ही नहीं है, तो भले भले हो गई, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। अगर आप न्यू टैक्स रेजिम में को सिलेक्ट करते हो तो 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। अदरवाइज अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम में जाते हो तो आपको 5 लाख तक का ही टैक्स फ्री मिलता है आपको। तो चलिए समझते हैं कि इनके एग्जाम्शन और डिडक्शन क्या क्या हैं, क्या क्या न्यू टैक्स रेजिम में है और क्या क्या ओल्ड टैक्स रेजिम में है, जिससे आप अपना टैक्स सेव कर सकते हो। तो बात करें पहले डिडक्शन की, जो है स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन बहुत सालों से चलता आ रहा था, बट पहले क्या था, इसके लिए हमें मेडिकल के बिल्स वगैरह जमा करने पड़ते थे, सब प्रूफ देना पड़ता था। तो गवर्नमेंट ने कुछ टाइम के बाद इसे डिसाइड कर लिया कि एक स्टैंडर्ड डिडक्शन लोगों को दे देते हैं 50,000 का, ताकि लोग ये फ्रॉड करने की कोशिश ना करें। बट इस साल इस स्टैंडर्ड डिडक्शन को न्यू टैक्स रेजिम में भी दे दिया गया है बेनिफिट। पहले सिर्फ ओल्ड टैक्स रेजिम में हुआ करता था, अब इसे न्यू टैक्स रेजिम में भी दे दिया गया है। अब जानते हैं दूसरा बेनिफिट, जो कि है प्रोफेशनल टैक्स। वैसे तो प्रोफेशनल टैक्स हर स्टेट का अलग अलग है, हर स्टेट के अलग अलग अपने रूल्स होते हैं और उसी के हिसाब से एम्प्लॉयर आपकी सैलरी से डिडक्ट करता है। बात करूँ अगर महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में आपकी सैलरी से 200 रुपीज़ हर मंथ कट करते हैं और वो गवर्नमेंट को पे करते हैं। ये डिडक्शन अपने पूरे साल में आपके एम्प्लॉयर ने कितना कट किया है उतना आप एज ए एग्जाम्शन क्लेम कर सकते हो। अब ये बेनिफिट ओल्ड टैक्स रेजिम वालों को दिया गया है और न्यू टैक्स रेजिम वालों को नहीं दिया गया। अब थर्ड डिडक्शन है लीव ट्रैवल अलाउंसेस। ये लीव ट्रैवल अलाउंसेस का डिडक्शन तभी मिलता है जब आपका एम्प्लॉयर आपको आपकी सैलरी में देता है। ये डिडक्शन क्लेम करने के कुछ रूल्स होते हैं। मतलब आप ये डिडक्शन 4 साल में सिर्फ 2 ही बार क्लेम कर सकते हो। इसके ब्लॉकिंग पीरियड है 4 इयर्स का। और ये डिडक्शन क्लेम करने से पहले ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपके पास प्रॉपर ट्रैवलिंग का प्रूफ होना चाहिए। लाइक रेलवे का, बस का या फिर एयर का प्रूफ होना चाहिए, टिकट का प्रूफ होना चाहिए। बट इसमें आपका फूड और होटल का बिल अलाउ नहीं है। और इस डिडक्शन में आप और आपकी पूरी फैमिली का टिकट आप क्लेम कर सकते हो एज अ लीव ट्रैवल अलाउंसेस का। और ये सिर्फ ओल्ड टैक्स रेजिम वालों के लिए है, न्यू टैक्स रेजिम वालों के लिए नहीं है।
नेक्स्ट आते हैं हाउस रेंट अलावेंसेस। वैसे तो हाउस रेंट अलावेंसेस को लेके काफ़ी गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट हो गई है बिकॉज इसमें बहुत सारे फ्रॉड होने लगे थे। तो चलिए समझते हैं कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अगर आपको हाउस रेंट अलावेंसेस का एग्जाम्पशन चाहिए तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा कि आप कहीं रेंट पे रहते हो, और दूसरा उस रेंट का प्रॉपर एग्रीमेंट होना चाहिए, रेंट रिसिप्ट होना चाहिए। ये प्रूफ तभी आपको लगेगा जब आपकी इनकम, जब आपका रेंट पूरे साल में 1 लाख को क्रॉस करता है। मतलब अगर आपकी रेंट एक्सपेंस 1 लाख को क्रॉस करती है तो ये सारे प्रूफ की ज़रूरत पड़ेगी, रेंट एग्रीमेंट, रेंट रिसिप्ट, बैंक ट्रांजैक्शन। वैसे तो हाउस रेंट अलावेंसेस हर वो इंसान क्लेम कर सकता है जो रेंट पे रहता है, फिर चाहे वो खुद का घर भी लिया क्यों ना हो। क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने घर लिया है, जिनका ऑलरेडी हाउसिंग लोन चल रहा है, बट स्टिल वो HRA का एग्जाम्पशन क्लेम कर सकते हैं। बस उन्हें ध्यान रखना है कि उनके पास प्रॉपर रेंट रिसिप्ट प्रूफ सब रहना चाहिए, वो एक्चुअली में कहीं तो रहना चाहिए। और अगर वो अपने पेरेंट्स के घर पे रह रहे हैं या फिर इन-लॉज के घर पे रह रहे हैं तो भी वो हाउस रेंट अलावेंसेस का क्लेम, एग्जाम्पशन क्लेम कर सकते हैं। बस उन्हें इन सारे प्रूफ का ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि HRO को कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। वैसे तो HRO को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है जिसको हम यूज़ करके लीस्ट अमाउंट कैलकुलेट करते हैं और उतना ही एग्जाम्पशन आप अपने इनकम टैक्स में क्लेम कर सकते हो। तो नंबर 1 है एक्चुअल HRA रिसीव्ड, जो आपका एम्प्लॉयर आपको एक्चुअल HRA देता है अमाउंट जितना उतना। नंबर 2, 50% ऑफ बेसिक प्लस DA फॉर मेट्रो सिटीज़। मतलब मेट्रो सिटीज़ का मतलब होता है अगर आप मुंबई, चेन्नई, बैंगलोर, दिल्ली यहाँ रहते हो तो आपको 50% का बेनिफिट मिलता है बेसिक के ऊपर, और DA है तो DA के ऊपर भी। और अगर आप इन सिटीज़ यानी इन मेट्रो सिटीज़ के बाहर रहते हो, लाइक नॉन मेट्रो सिटीज़ में रहते हो, तो 40% का बेनिफिट मिलता है। और तीसरा ऑप्शन है एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ बेसिक सैलरी। मतलब आप कितना रेंट, आप एक्चुअली अपने लैंडलॉर्ड को कितना रेंट पेड करते हो माइनस 10% ऑफ बेसिक सैलरी। इन तीनों फार्मूलाज में जो सबसे लीस्ट अमाउंट आता है उतने का आप टैक्स एग्जाम्पशन क्लेम कर सकते हो। और ये HRA का जो एग्जाम्पशन है उसे सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजिम वालों को दिया गया है, न्यू टैक्स रिजिम वालों को नहीं दिया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पशन है सेक्शन 24B। सेक्शन 24B का मतलब है इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन। आपने कोई घर खरीदा, उसके ऊपर लोन जो है उसका जो इंटरेस्ट अमाउंट है उसका भी आप एग्जाम्पशन क्लेम कर सकते हो। ये एग्जाम्पशन आप सेक्शन 24B के अंदर अप टू 2 लाख, मतलब 2 लाख के अंदर तक आप क्लेम कर सकते हो। सपोज आपकी इंटरेस्ट पूरे साल में 3 लाख है तो आप सिर्फ 2 लाख का एग्जाम्पशन क्लेम कर सकते हो और अपना टैक्स बचा सकते हो। और ये एग्जाम्पशन अगर आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का मतलब होता है जिसमें आप खुद रहते हो या आपकी फैमिली रहती है, तो ये एग्जाम्पशन सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजिम वालों के लिए है। बट अगर आपकी प्रॉपर्टी लेट आउट है या रेंटेड आउट प्रॉपर्टी है, लेट आउट का मतलब होता है अगर आपने आपकी प्रॉपर्टी खरीदी है और उसे रेंट पे दे दी है तो इसका बेनिफिट आपको ओल्ड में भी मिलेगा और न्यू टैक्स रिजिम में भी मिलेगा। अब बात करते हैं चैप्टर 6A के डिडक्शन के बारे में। तो चैप्टर 6A का डिडक्शन, सबसे पहला डिडक्शन है ATC। ATC में आपको आता है LIC, PPF और सुकन्या समृद्धि। यहाँ तक कि आपने जो इंटरेस्ट, जो होम लोन लिया है उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट उस साल पे हुआ है उसको भी आप ATC में क्लेम कर सकते हो। ऐसे कुछ इन्वेस्टमेंट है जिसको आप ATC में दिखाकर एग्जाम्पशन क्लेम कर सकते हो। ATC का जो एग्जाम्पशन है वो अप टू 1,50,000 तक है। मतलब आप कहीं पे भी इन्वेस्ट कर रहे हो, चाहे ELSS में, चाहे सुकन्या समृद्धि, LIC, आपको अप टू 1,50,000 तक का ही बेनिफिट मिलेगा। आपने उसके ऊपर किया हुआ है तो उसका बेनिफिट आपको ATC में नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं सेकेंड डिडक्शन की, जो कि है ATCCD। ATCCD वैसे तो एडिशनल टैक्स डिडक्शन है 1,50,000 के अलावा। मतलब आपने 1,50,000 का ATC में इन्वेस्टमेंट कर दिया है, तो अगर आप चाहते हो कि आपको और टैक्स बचाना है तो आप और 50,000 का इन्वेस्टमेंट करके, जो कि है NPS में, आप NPS में इन्वेस्ट करके और 50,000 का टैक्स बचा सकते हो। अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, जो कि है ATD।
एटीडी वैसे तो मेरा फेवरेट सेक्शन है बिकॉज ये मेडिक्लेम को रिलेट करता है। मुझे लगता है मेडिक्लेम सिर्फ टैक्स बेनिफिट के लिए नहीं लेना चाहिए, इनफैक्ट हर किसी को लेना चाहिए क्योंकि हमारी इस जनरेशन में इतने सारे हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं और वो कभी भी आ रहे हैं। तो अगर आपको आपका वेल्थ बचा के रखना है तो आपको मेडिक्लेम तो ज़रूर लेना चाहिए ताकि आपको इतने सारे अमाउंट का एक्सपेंस अचानक से बेयर ना करना पड़े। तो चलिए समझते हैं टैक्स बेनिफिट क्या क्या है इसमें। तो अगर आपकी एज 60 के नीचे है तो आपको 25,000 तक का बेनिफिट मिलता है मेडिक्लेम में। बट अगर आपकी एज 60 के ऊपर है तो आपको 50,000 का बेनिफिट मिलता है। और ये बेनिफिट सिर्फ आपके लिए नहीं है, आपकी और आपकी पूरी फैमिली के लिए है। मतलब अगर आपकी एज 60 के नीचे है तो आपका 25,000 प्लस फैमिली में पेरेंट्स की एज अगर 60 के ऊपर है तो उनका 50,000, मतलब कुल मिला जुला के 75,000 तक का आपको एटीडी में बेनिफिट मिल रहा है। अब और क्या चाहिए, तो जल्दी से मेडिक्लेम ले लीजिए। नेक्स्ट एग्जाम्पशन है एटीई। एटीई का जो बेनिफिट है उन लोगों के लिए है जो लोग कोई पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई के ऊपर उन्होंने लोन लिया है, मतलब आपने कोई एजुकेशन लोन लिया है तो उस एजुकेशन लोन का जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो पूरा का पूरा इस सेक्शन में एग्जाम्प्ट है। अब आते हैं एटीडी। आपकी फैमिली में किसी को ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो अप टू 75,000 आप एग्जाम्पशन क्लेम कर सकते हो। बट अगर आप सीवियर डिसेबिलिटी है आपकी तो अप टू 1,25,000 का आप एग्जाम्पशन क्लेम कर सकते हो। दूसरा सेक्शन है एटीडी-बी, जो कि एक सिलेक्टेड डिसीज के लिए जो मेडिकल के खर्चे आते हैं उसके लिए भी गवर्नमेंट ने 75,000 प्लस 1 लाख तक का आप एग्जाम्पशन क्लेम कर सकते हो अंडर दिस। 1 लाख फॉर सीवियर डिसेबिलिटी एंड फॉर नॉन सीवियर के लिए 75,000। नेक्स्ट है एटीजी, एटीजीजी, एटीजीजीसी, ये है डोनेशन से रिलेटेड। फिर चाहे डोनेशन ट्रस्ट को हो या पॉलिटिकल पार्टी को हो, डोनेशन तभी अप्रूव किया जाएगा जब ये सिलेक्टेड ट्रस्ट और सिलेक्टेड पॉलिटिकल पार्टीज़ को ही आप दे रहे हो। इसमें भी रूल्स है कि आप या तो 100% ले सकते हो या तो फिर 50%। ये सारी रूल्स रेगुलेशन वो आपको रिसिप्ट में रहेगा। ये आप तभी क्लेम कर सकते हो जब आपके प्रॉपर प्रूफ रहेगा और कैश में नहीं दिखाना है। अप टू 2,000 तक ही आप कैश में दिखा सकते हो, अदरवाइज आपको पूरा बैंक ट्रांजैक्शन होना चाहिए डोनेशन में। नेक्स्ट है एटीजीजी। एटीजीजी वो लोग क्लेम कर सकते हैं जिनका एम्प्लॉयर उन्हें एचआरए बेनिफिट नहीं देता है। इसमें भी आपको 3 कंडीशन फुलफिल करनी होगी। इन 3 कंडीशन में जो सबसे लीस्ट वाला रहेगा उतना आप एग्जाम्पशन क्लेम कर सकते हो। तो नंबर 1 है टोटल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ बेसिक सैलरी, एंड दूसरा है 60,000 पर ईयर, मतलब 5,000 पर मंथ। तीसरा है 25% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। एडजस्टेड टोटल इनकम का मतलब होता है, मतलब आपको जो एक्चुअल ग्रॉस इनकम होती है माइनस जितने भी डिडक्शन है उसके बाद जो नेट इनकम आती है तो उसको हम बोलते हैं टोटल एडजस्टेड इनकम। और ये भी आपको सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजीम में मिलेगा, न्यू टैक्स रिजीम में नहीं है इसका बेनिफिट। नेक्स्ट है एटीयू। एटीयू उन लोगों के लिए जो फिजिकली डिसेबल्ड हैं, एग्जाम्पशन क्लेम कर सकते हैं अप टू 75,000 और सीवियर डिसेबिलिटी है तो 1,25,000 तक का टैक्स एग्जाम्पशन आप क्लेम कर सकते हो। नेक्स्ट है एटीटीटीए। एटीटीटीए का मतलब होता है आपने अदर सोर्सेज में एक इनकम दिखाई होगी जो कि फिक्स्ड इंटरेस्ट इनकम, सेविंग इंटरेस्ट इनकम या फिर पोस्ट ऑफिस इनकम, वो सारी इनकम में जो भी इंटरेस्ट इनकम होती है उसका बेनिफिट, उसका डिडक्शन आप एटीटीटीए में क्लेम कर सकते हो अप टू 10,000 तक। और अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो 50,000 तक का आप इंटरेस्ट का डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। नेक्स्ट है एटीसीसीडी-2। ये एनपीएस में कंट्रीब्यूशन है जो कि एम्प्लॉयर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, और इसका बेनिफिट न्यू टैक्स रिजीम में भी है, ओल्ड टैक्स रिजीम में भी है। मतलब अगर आप ध्यान दोगे तो चैप्टर 6 के जितने भी डिडक्शन है अप टू एटीसी से लेके जितने भी एटीडी, एटीयू, ये सारे डिडक्शन को सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजीम में रखा गया है, न्यू टैक्स रिजीम में नहीं दिया गया ये बेनिफिट। बट अगर एटीसीसीडी-2 की बात करें तो इसका बेनिफिट न्यू टैक्स रिजीम में भी है और ओल्ड टैक्स रिजीम में भी है। अब बात करते हैं कि आपके लिए कौन सा सही है, न्यू टैक्स रिजीम या ओल्ड टैक्स रिजीम। तो बेसिकली मेरी माने तो अगर आप ऐसे पर्सन हो जो बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करते हो, लाइक अगर आपका होम लोन है और या फिर आपका लाइक आपने एटीसी में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट करके रखो, जैसे कुछ लोग है ईआरएसएस में इन्वेस्टमेंट तो करके ही रखते हैं। अगर आप ऐसे इन्वेस्टमेंट वाले पर्सन हो तो ओल्ड टैक्स रिजीम बेस्ट है। बट बात करें अगर आपकी इनकम 7 लाख है, 8 लाख है, तो मेरे हिसाब से
न्यू टैक्स रेजिम बेस्ट है, क्योंकि आपको कोई इन्वेस्टमेंट करने का झंझट नहीं रहेगा। और अगर आप ऐसे पर्सन हो जो कहीं काम भी कर रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं, उसके साथ साथ कोई बिजनेस भी कर रहे हैं, जिनका पूरा खर्चा ऑलमोस्ट बिजनेस में जा रहा है, तो वो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे पर्सन के लिए न्यू टैक्स रेजिम बेस्ट है, क्योंकि उन्हें इन्वेस्टमेंट का भी टेंशन नहीं और टैक्स भी कम से कम आएगा। वैसे अगर आपको जानना है कि आप कौन से रेजिम के लिए बेस्ट हो, तो इनकम टैक्स की साइट पे जाइए, वहाँ पे इनकम टैक्स कैलकुलेटर को सिलेक्ट कीजिए, और जैसे आप इनकम टैक्स के कैलकुलेटर को सिलेक्ट करोगे, वहाँ पे आप अपनी पूरी टोटल इनकम डालिए, वॉट एवर योर इनकम, और जितना आप डिडक्शन करते हो। अगर आप डिडक्शन नहीं करते हो तो सिर्फ 50,000 का डिडक्शन डालिए, क्योंकि 50,000 न्यू टैक्स को भी है और ओल्ड टैक्स रेजिम को भी है। उसके बाद आप कंपेयर पे क्लिक कीजिए। जैसे आप कंपेयर पे क्लिक करोगे तो आपको दोनों बाइफर्गेशन क्लियरली दिखेगा कि न्यू टैक्स रेजिम में कितना टैक्स आ रहा है और ओल्ड टैक्स रेजिम में कितना टैक्स आ रहा है। तो आपको कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ इनकम टैक्स की साइट पे है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।